चुके हैं, धीरेन्द्र आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं। क्लास लाइव हो गई है ना बच्चों? सनी यादव आ चुके हैं। ठीक है, एक बार जो लोग लाइव आ चुके हैं वो मुझे ये बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना बेटा? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास? ओके, हाँ सब ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम कल की क्लास में पढ़े थे बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन कितने टाइप से हो सकता है, एरोबिक अनएरोबिक, फिर कौन कौन सा जीव जंतु है जिसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है वो पढ़ा था हमने। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है, कैसे एयर आती है, उस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में कैसे डिसॉल्व होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि CO2 कैसे बाहर जाती है, एल्वेलाई में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। इतनी सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। अब नोट डाल के कुछ बच्चा थोड़ी सी बातें रही हैं इस चैप्टर से वो आप लिख लीजिए। देखो एक पॉइंट तो मैंने कल आपको बताया था कि ब्रीदिंग होता क्या है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा? ब्रीदिंग को हम कहते हैं इनहेल और एक्सेल। आप सांस लेते हो और सांस जब छोड़ते हो बाहर, उसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। शायद आप अभी तक तो समझ गए होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है ना? तो ब्रीदिंग में क्या होता है मैम, हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन होता है, और दूसरा एक्सेल करते हैं। आप इनहेल के समय क्या होता है, एक्सेल के समय क्या होता है, थोड़ी सी बातें ये जान लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़ों के अंदर क्या होता है, एयर इन होती है। भाई जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े के अंदर क्या आती है, हवा आती है। एयर क्या होती है, इन होती है, अंदर आती है बेटा। जब हवा अंदर आती है लंग्स के अंदर, तो मुझे ये बताइए कि फेफड़ों का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? आप गुब्बारे के अंदर जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा एक्सपेंड हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है गुब्बारे का साइज। ठीक ऐसे ही जब हमारे लंग्स में एयर आती है तो हमारे लंग्स में जब एयर आती है तो हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं बच्चा। लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यानी कि लंग्स का साइज बढ़ जाता है। फेफड़ों का साइज, लंग्स का साइज क्या होगा बच्चा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब है साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाता है बेटा। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसा का ऐसा कि जब हम ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं तो क्या होता है और एक्सेल करते हैं तो क्या होता है। अब आप दूसरा एक्सेल करेंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर क्या होती है बेटा, एयर आउट, एयर भी आउट होगी। अब इस एयर में से हमने कल पढ़ा था सिर्फ ऑक्सीजन क्या होगा, डिसॉल्व होगा। बाकी एयर में जितनी भी सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब क्या है, एयर के थ्रू ही वापस बाहर चली जाती है। तो क्या होता है जब आप सांस छोड़ते हो तो हवा, और उस हवा में CO2 वगैरह सारी गैसेस बाहर निकल जाती है। अब जब फेफड़ों से बाहर निकल गई, गुब्बारे में से हवा निकल गई, तो गुब्बारा फुस हो गया, यानी कि गुब्बारे का साइज छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब एयर आउट होती है तो लंग्स का साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है, छोटा होता है। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सुनो, क्या कल हमने पढ़ाया था आपको, दोनों लंग्स के नीचे सी के आकार का जो ऑर्गन होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम का काम होता है ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना। क्या, किसको कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, है ना? तो अब बच्चों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो सुनो। जब आप इनहेल करते हो तो ये जो डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है? आप खुद से एक लंबी सी सांस लो। लंबी सी सांस लोगे तो सांस के एंड में आप नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर महसूस करोगे। एक बार लीजिए आप खुद से लंबी सी सांस ली तो आपको क्या होगा, ऐसा लगेगा कोई चीज है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो क्यों बेटा, क्योंकि जो हमारे फेफड़ों के नीचे क्या होते हैं, जो सी आकार का क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम किधर जाता है, डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है बेटा। डाउनवर्ड जाता है, क्या आप लिख दो, नीचे की तरफ जाता है। अब क्यों जाता है उसका रीजन पहले लिख दिया है। भाई फेफड़े के अंदर हवा आएगी, फेफड़ा क्या होगा, फेफड़ा हवा से भरेगा तो नीचे जो डायफ्राम है उस पर प्रेशर जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब आप सांस छोड़ते हो तब आपका डायफ्राम क्या करता है, तब आपका डायफ्राम अपवर्ड, ऊपर की तरफ आता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, अपवर्ड कब होगा डायफ्राम, यानी कि ऊपर की तरफ कब होता है, सांस लेते हैं तब होता है या सांस छोड़ते हैं तब होता है? आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, क्लास के अंदर ही आपके सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। सांस लेते हो, फेफड़े का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो फेफड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ। सांस छोड़ोगे तो सांस ऊपर जा रहा है, लंग्स का वापस एग्जैक्ट अपने साइज में आ रहे हैं, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनहेलेशन के समय क्या होता है डायफ्राम पे, और एक्सहेलेशन के समय क्या होता है डायफ्राम पे। दोनों आपके सामने आंसर है, आप बता दोगे। अब बच्चों डायफ्राम क्या कर रहा था, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि डायफ्राम जो हमारे दोनों लंग्स के नीचे हैं, इस डायफ्राम का काम क्या होता है बताइए जरा। कल पढ़ाया था मैंने आपका कि डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है ये डायफ्राम। तो डायफ्राम करता है ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल। ये किसको, ये ब्रीदिंग रेट को लिख लीजिए, श्वसन दर को, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एग्जाम में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस हिस्से का नाम बताओ जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो श्वसन दर को नियंत्रित कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम डायफ्राम है, उसे डायफ्राम कहते हैं। राइट, नेक्स्ट ये पॉइंट लगा लगा के लिख लेना बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन रेट क्या है हमारी, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, श्वसन दर क्या है, आप कितनी बार रेस्पायर करते हो, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। तो हम लोग का मतलब हम लोग अडल्ट हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं वो 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेते हैं बेटा। कभी काउंट करके देख लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा, ऑन एन एवरेज है। अब बच्चा
हाँ, अब क्या होगा, अब अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं ना, तब आपकी सांसें हाँफ जाती हैं, तो उस समय आप रेस्पिरेशन रेट जो होता है, जो आप ब्रीदिंग सांस बार बार लेते हो, वो ज्यादा हो सकती है। जबकि बच्चों, आपके घर में अगर बच्चा है तो उस बच्चे की जब आप क्या देखोगे, रेस्पिरेशन की रेट देखोगे कि 1 मिनट में कितनी बार वो सांस ले रहा है, तो आपको 18 से 20 बार मिलेगा। तो हमसे ज्यादा जल्दी सांस लेते हैं कौन? बच्चे। अब क्यों लेते हैं? बच्चों के लंग्स का साइज छोटा है, आया गया एयर, आया गया आया गया, तो हमसे ज्यादा बार रेस्पिरेशन करते हैं एक टाइम में। तो ये ऑन एन एवरेज, अगर आप अडल्ट हैं तो आप 12 से 14 बार सांस लेते हैं। कितनी? 12 से 14 टाइम्स पर मिनट लिखो ना, एक मिनट पर मिनट लगाओ ना आगे, पर मिनट, 1 मिनट में आप इतनी बार सांस लेते हो। और बच्चे के फेफड़े क्योंकि छोटे हैं तो एयर कम चाहिए, तो वो ज्यादा बार रेस्पायर करते हैं 1 मिनट में। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे आप रेस्पिरेशन की रेट को मेजर करते हैं। रेस्पिरेशन मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? तो लिखो, रेस्पिरेशन इज मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। रेस्पिरेशन is measured by स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट बताता है क्या, कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो 1 मिनट में। तो लिख दो, श्वसन जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम स्पाइरोमीटर कहते हैं। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीजन का लेवल हमारी सेल्स के पास कितना है, उसे हम किससे मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस है बेटा। अगर रेस्पिरेशन पूछेगा तब तो आपका क्या पूछेगा, तब आप स्पाइरोमीटर करोगे। लेकिन O2 लेवल यानी ऑक्सीजन का लेवल, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े या हमारी सेल्स या हमारे टिश्यूज के बीच में कितना ऑक्सीजन का लेवल चल रहा है, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये कोविड के समय आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर, इस उंगली में लगाते, इस उंगली में भी लगा सकते हैं, है ना। यहां से वो ऑक्सीमीटर डिवाइस बताता था कि कितना आपके अंदर अभी ऑक्सीजन का लेवल चल रहा है, कितना ऑक्सीजन का लेवल अभी चल रहा है आपका। अगर ये ऑक्सीजन का लेवल 90 से अबो है तब तक आपके बॉडी में अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन का लेवल आपके लंग्स और आपके टिश्यूज सेल्स के बीच में जा रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे 90 से कम होने लग जाए, 80 के करीब आ जाए, तो आपको घबराने की जरूरत होती है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या, बेटा ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, क्या होना चाहिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमने आपको कल ही पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि ऑक्सीजन को अपने साथ कौन सा पिगमेंट जोड़ता है। खून में ऑक्सीजन घुलता है और कौन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, हीमोग्लोबिन। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा श्वसनी वर्णक किसको कहते हैं, आप बताओगे, हमारे खून के अंदर जो लाल कलर का होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ किसको जोड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एयर आती है, एयर आके नोज से लंग्स में जाती है, लंग्स में खून होता है, खून का लाल कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको जोड़ता है, उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो गया, आप बताओगे बेटा, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक बारी में कैरी करता है, तो इसको ऐसे बना लीजिए बेटा, ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ इस तरीके से 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है, ऐसे। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, इंग्लिश में लिखो, हेमोग्लोबिन, तो लिख दीजिए, लिख देना हेमोग्लोबिन, ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, ठीक है। अब ये बताओ, आपने सुना है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो खून होता है वो ब्लू कलर का होता है। ऑक्टोपस, अब अगला चैप्टर अपन यही स्टार्ट करेंगे, कौन सा, एनिमल किंगडम। इसका खून जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का खून होता है बेटा। और ऑक्टोपस जिस फाइलम में आता है उस फाइलम को कहते हैं, कौन से फाइलम में रखा गया है इसे किस संघ में रखा गया है, इसे मोलस्का संघ में रखा गया है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जिस तरीके से हमारा खून लाल है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ता है, तो बेटा ऐसे ही जो आपका ऑक्टोपस या मोलस्का फाइलम के जो जीव जंतु होते हैं उनका खून के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करता है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। तो लिख दो कि जो ऑक्टोपस या मोलस्का संघ के जीव जंतु होते हैं उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या कहलाता है, हीमोसाइनिन कहलाता है। जैसे हमारा क्या है, हमारा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अब ये बताओ, चलो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप लिख लोगे कि ऑक्टोपस का खून नीला होता है किसकी वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से। तो ये हीमोसाइनिन ही उनके बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनता है। या पूछेगा किस संघ के जीव जंतुओं का खून नीला होता है, तो आप मोलस्का लिखोगे, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट सुनो, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन लेके जाता है तो ये ऑक्सीजन जाके किसका ब्रेक डाउन करता है, आप बताओगे ये किसका ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जैसे ही ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एनर्जी यहां पे बनती है, उसको नाम क्या देते हैं आप, एटीपी का नाम देते हैं। ये बताओ, आपकी गाड़ी में क्या डलता है, फ्यूल डलता है, पेट्रोल डीजल डलता है, उसको बर्न कौन करता है, ऑक्सीजन। तो उससे गाड़ी का इंजन चलता है, तो आपकी गाड़ी चलता है ना, आपकी गाड़ी चलता है। अब ठीक है, ऐसे ही
अगर आपकी गाड़ी चल रही है, आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में सेल्स और टिश्यूज हैं, तो आपकी गाड़ी चलानी है तो आपकी गाड़ी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अब एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज के टूटने से। तो बेटा ग्लूकोज को कहा जाता है हमारे बॉडी का सेल्यूलर फ्यूल। सेल्यूलर फ्यूल का मतलब है कोशिकीय ईंधन। सेल्यूलर फ्यूल का मतलब है कोशिकीय ईंधन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो फ्यूल होता है उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज के टूटने से क्या बनती है? एटीपी। तो एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये करेंसी है हमारे शरीर की। एचबी का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य के शरीर की मुद्रा है बेटा। जैसे हमारी मुद्रा क्या है? रुपीस। आप अगर आप 1 किलो टमाटर खरीद के लाओगे तो आपको एटलीस्ट 50-60 रुपए देने पड़ेंगे मिनिमम, है ना। आजकल टमाटर महंगे हो रखे हैं। अब आपका बॉडी काम कर रहा है, काम करने के लिए क्या? उसे एनर्जी खर्च करनी है। तो आप एनर्जी खर्च करोगे तो एनर्जी किसके रूप में? आपके बॉडी की करेंसी क्या होगी? एटीपी हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इनके कंफ्यूजन दूर कर रही हूं आपका कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं, सेलुलर फ्यूल किसको कहते हैं, और हमारे बॉडी का करेंसी मुद्रा किसको कहते हैं। कि क्या खर्च करते हो कि आपके बॉडी में काम चल जाता है, काम होता है। एनर्जी क्या खर्च कर रहे हो? आप तो अपने शरीर का एटीपी खर्च कर रहे हो, मुद्रा खर्च कर रहे हो, राइट। अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? क्या होता है ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कितना होता है? टाइडल आयतन कितना होता है हमारे फेफड़ों का? बेटा जब आप एक बार सांस लेते हो और छोड़ते हो तो टोटल कितना एयर इनहेल और एक्सहेल करते हो, उस अमाउंट को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जितना आपने सांस लिया उस समय एयर लिया, जितना आपने सांस छोड़ा। ठीक है, जितना आपने लिया और जितना सांस छोड़ा आपने, तो टोटल जो वॉल्यूम है किसका? एयर का। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि जब आपने सांस लिया और सांस छोड़ा उस समय टोटल लगभग कितना एयर आपने इनहेल और एक्सहेल किया आपके फेफड़ों ने, तो वो 500 ml आपको ऑप्शन करके आना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? आप लिख सकते हो कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस समय कुल जो हवा का आयतन होता है उसी को हमारे फेफड़ों का टाइडल आयतन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये 500 ml करना है आपको, 500 ml आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा वो। अब नेक्स्ट सुनो, अगला क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? आप कभी चाहकर सांस को कंट्रोल कर सकते हो? कभी सोचा है कि यार आज तो सांस नहीं लूंगा, आज तो फेफड़ों को आराम दूंगा? आप चाहकर भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन होता है इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है या रिएक्शन है। और इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें आप इनवॉलेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, उन्हें आप अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। लेकिन ब्रेन तो बच्चा बहुत बार, ब्रेन के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रेन तो बहुत सारी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा? तो आपने पढ़ा होगा एमओ, मेडुला ऑब्लंगेटा। मैंने पढ़ाया होगा आपको कि मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे बॉडी में होने वाली इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है ना। तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, आप इनको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, एमओ कंट्रोल कर रहा है बच्चा, एमओ। और ये बहुत बार आता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट, अब इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं, कुछ नाम, बीमारियों के नाम हैं, वो आपको याद रखने हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये जरा आप नाम, कुछ तो आपने ना इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वहां वोकेबलरी पढ़ते हो तो वहां पर आप ये नाम सुनते हैं। आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला एक कंडीशन होता है जिसको कहा जाता है यूपनिया। यूपनिया क्या होता है? यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जितनी होनी चाहिए एक हेल्दी पर्सन की, जो ब्रीदिंग रेट चल रही है, आप 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 12, 13, 14 बार सांस ले रहे हो, नॉर्मल है, तो इसको यूपनिया कहा जाता है। इसके आगे लिखो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, सामान्य श्वसन की दर यूपनिया कहलाती है। लिख दो, एक हेल्दी पर्सन की कितनी होनी चाहिए वो रेस्पिरेशन रेट, वो ब्रीदिंग रेट कितनी होनी चाहिए? 12 से 14 पर मिनट। तो लिख दो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, सामान्य श्वसन की दर क्या कहलाती है बेटा? आप बताओगे यूपनिया कहलाती है। अब अगर आप 1 मिनट में जितनी बार सांस लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हो, कम बार ले रहे हो, तो उसको हाइपोपनिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट लिखो 2 नंबर पे, हाइपो शब्द का मतलब हमेशा कम होता है बेटा। तो हाइपोपनिया वो टर्म होता है जहां पर ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से क्या हो जाती है? कम। तो लिख दो लो ब्रीदिंग रेट, लो ब्रीदिंग रेट, यानी कि जितनी ब्रीदिंग रेट होनी चाहिए उससे कम हो गई। कम श्वसन की दर क्या कहलाती है बेटा? कम श्वसन दर हाइपोपनिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आती है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब जितनी ब्रीदिंग रेट है उससे दुगनी हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, आप जब बहुत तेज रनिंग करते हैं, आप बहुत तेज जिम में ट्रेडमिल करते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ जाते हैं 100, 150, 200, तो आपकी सांसें हाँफने लगती हैं, आप बहुत बार सांस लेते हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो हाइपरपनिया कहलाती है। तो लिख दो हाई ब्रीदिंग रेट, हाई ब्रीदिंग रेट, यानी कि जब श्वसन दर ज्यादा हो जाए, ज्यादा श्वसन दर के आगे आप हाइपर टर्म यूज करते हो। एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा होता है
वो होता है अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होता है? अनोक्सिया का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डिक्रीज हो गया आपके बॉडी में, ना के बराबर, नो ऑक्सीजन लेवल बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज। जब कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उसे अनोक्सिया कहा जाता है। अनोक्सिया वो कंडीशन होती है जहां पर हमारी सेल्स का मतलब कोशिका, टिश्यू का मतलब ऊतक, हमारी कोशिका और ऊतकों के बीच में किसकी कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाए, तो उस स्टेज को अनोक्सिया लेवल कहा जाता है। उस स्टेज को, रामवीर कह रहे हैं बायोलॉजी कम खत्म होगी। अरे भैया क्या हो गया आप, हाँ पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, खत्म करने को तो 5 दिन में खत्म करवा लो आप, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो नेक्स्ट सुनो। जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया हमारी सेल्स और टिश्यूज के बीच में, अनोक्सिया कहा जाता है। ये वही कंडीशन है जब आपको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, जब आपको बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत पड़ती है, ये वही कंडीशन है बेटा, अनोक्सिया। ऐसे ही पांचवी बीमारी जो फेफड़ों से संबंधित है, वो क्या है? पांचवी जो हमारी लंग्स में देखी जाती है डिजीज, उसका नाम होता है ब्रोंकाइटिस। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जो शाहरुख खान जी हैं उनको क्या है, उनको ब्रोंकाइटिस है। अब ये ब्रोंकाइटिस होता क्या है? आपको मैंने जब ट्रैकिया का डिवीजन करवाया था, तो ट्रैकिया के डिवीजन में मैंने बताया था ट्रैकिया पहली बार ऐसे डिवाइड होती है ना, फिर दूसरी बार ऐसे आगे चलकर पतली पतली नलियों में डिवाइड होती है ऐसे। तो जब जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, है ना, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट या तंबाकू खाते हैं उनको भी हो सकती है। जो लोग टोबैको ज्यादा लेते हैं, या जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट और तंबाकू के अंदर क्या होता है, टार होता है। वो टार आता है कहां पे, इस तरीके से वो टार आता है, और वो टार आके जमने लग जाता है इस पाइप के अंदर। ये पाइप क्या होती है, टार के जमने से संक्रिय हो जाती है ना, टार जम जाता है इन पाइप के अंदर, और जब टार जम गया तो किसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, एयर का मतलब ऑक्सीजन का, इसका मतलब आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होने लग जाएगी। इसी बीमारी को ब्रोंकाइटिस रोग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं बेटा। ब्रोंकाइटिस कब होता है, जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, या जो लोग टोबैको लेते हैं। क्या लेते हैं, जो लोग टोबैको यानी तंबाकू, बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उसके अंदर जो टार होता है वो टार आके जम जाता है इन पाइप के अंदर, जिसकी वजह से ये पाइप सक्रिय होने लग जाती है, ब्लॉक होने लग जाती है। अब ऐसे इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगी बेटा। तकलीफ होगी तो वो अपने साथ क्या रखेगा, इनहेलर रखता है। इनहेलर देखा ना, अस्थमा के पेशेंट्स भी रखते हैं इनहेलर। आजकल तो इनहेलर अलग टाइप के आने लग गए। आजकल तो क्या होता है, कैप्सूल आता है, कैप्सूल ठक से टूटेगा, उसके अंदर से जो सॉलिड फॉर्म में रहती है उसमें ऑक्सीजन, उससे आजकल लेने लग गए हैं, है ना। तो ये आप बताएंगे नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस। एक होता है बेटा जो पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में, हे फीवर, हे बुखार कब हो जाता है। हाँ ये नाम है बुखार का, इसे बोलते हैं हे ज्वर, हे ज्वर या हे बुखार। हे फीवर कब होता है? आप ज्यादा फूल वूल सूंघते हो, तो फूल में एक पार्ट होता है मेल फ्लावर का, नर पुष्प का, और मेल फ्लावर से निकलता है एक ऐसे थोड़ा सा पाउडर, जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। आप उसमें बॉटनी में पढ़ोगे, पोलन ग्रेन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पराग कण। जो मेल फ्लावर होता है, जो नर पुष्प होता है, उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऐसे पाउडर सा। गुड़हल का फूल लेना, उसका सेंटर वाला पार्ट हटाना, उसमें आपको ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ दिखेगा एक आपके हाथ पे, व्हाइट से कलर का या ऑफ व्हाइट या येलो कलर का चिपचिपा सा पदार्थ ऐसे अटैच हो जाएगा, पाउडर सा, उसी को कहते हैं पोलन ग्रेन। तो कुछ लोगों की आदत होती है फूल तोड़ के ऐसे सूंघते रहते हैं, है ना, तो उनके नाक से क्या चले जाते हैं, पोलन ग्रेन चले जाते हैं, और यही पोलन ग्रेन, यही परागकण कहां जाते हैं, लंग्स में जाके जम जाते हैं। उसी की वजह से आपको हे फीवर हो जाता है, बुखार उखार आ जाती है। या बच्चा आप सांस लेते हो तो सांस के साथ कोई माइट चला गया, माइट का मतलब है कोई कीट चला गया। बारिश के मौसम में बहुत बार होता है। अरे कुछ लोग तो जो ये मधुमक्खी होती है ना, हमारे घर में मक्खी होती है, उसको अंदर ले जाते हैं ना, कभी 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 आप लोगों के साथ हुआ होगा, कभी मच्छर अंदर चला गया होगा सांस के साथ। कभी बरसात के मौसम में जब फूल वूल के पास जाते हो ना, आप ऐसे प्लांट्स के पास जाते हो, तो जिन पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर लगे हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, आपको दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। आपने फूल को सूंघा या आपने फूल को टच किया, हाथ बात आपने धोए नहीं, यही हाथ आपने ऐसे लगा लिए, तो वो छोटे छोटे माइट्स या पोलन ग्रेन जब आपके नाक से होते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम से ट्रैक से होते हुए आपके लंग्स में जाके जम जाते हैं, तो आपको एक बुखार होगा, जिस बुखार को हम क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। हे फीवर कहते हैं। ये बहुत बार आता है। हे फीवर किसकी वजह से होता है, तो आप बताओगे पराग कणों के इंफेक्शन की वजह से या छोटे छोटे कीटों के संक्रमण होने से हमें बुखार आ जाता है, उस बुखार को हे फीवर कहते हैं बेटा। ऐसे ही एक 7 नंबर पे जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है सिलिकोसिस। ये भी बहुत बार आती है। सिलिकोसिस डिजीज किस अंग में होती है, तो सिलिकोसिस रोग में होता क्या है, जो लोग सिलिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहां पे सिलिका वगैरह बनती है ना, जहां पे बालू बालू की इंडस्ट्रीज रहती हैं, जहां पे सिलिका बनाई जाती है, तो सिलिका इंडस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं, वो लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो सिलिका के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं सिलिका के, और यही कण सांस लेने के साथ जाएंगे और जाके आपके लंग्स में जमा जाएंगे, यानी कि लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में इंफेक्शन होता है, और इस बीमारी को सिलिकोसिस कहते हैं। तो जो लोग सिलिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको मास्क लगाना कंपलसरी होता है बेटा, कंपलसरी होता है, ठीक है। ऐसे ही जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं,
कॉटन इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जहां पे कपड़ा वपड़ा बनता है कॉटन से, कॉटन उद्योग में, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो कॉटन किस कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। तो कॉटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कॉटन के पार्टिकल्स जाएंगे, कपास के पार्टिकल्स जाएंगे, और जाके कपास के पार्टिकल कहाँ, लंग्स में जम जाएंगे। कहां से जाएंगे, सांस लेते समय नाक से चले जाएंगे, कभी कभी तो मुंह से चले जाते हैं। अब मुंह से जाएंगे वो तो पेट में जाएंगे, नाक से जाएंगे वो फेफड़ों में जाएंगे, अब पेट में जाएंगे तो पेट में गड़बड़ी करेंगे। लेकिन अगर नाक वाले गए तो वो क्या करेंगे, वो आपके फेफड़ों में जाएंगे और फेफड़ों में जाके जम जाएगा, और यहां से आपके फेफड़े फिर एक्सरे में किस कलर के दिखेंगे, व्हाइट कलर के दिखेंगे। तो इस डिजीज को व्हाइट लंग्स कहते हैं बेटा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, व्हाइट लंग्स कहां के वर्कर्स को होता है। ऐसे ही बच्चा, जो लोग कोल फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पे कोयला वोयला बनता है, जहां पे क्या बनता है, कोयला फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के, अगर वो लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके बॉडी में कोयले के पार्टिकल्स आएंगे, और नाक से होते हुए वो कोयले के पार्टिकल्स कहां पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं लंग्स में। और कोयला किस कलर का, ब्राउन या ब्लैक, या तो ब्राउन दिखेंगे उसके फेफड़े, या फिर बाद में काले कलर के पड़ जाते हैं फेफड़े। तो ब्लैक लंग्स कहां के लोगों को होता है, जो लोग कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो लोग कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और जो लोग, व्हाइट लंग्स किसको होती है, जो लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और सिलिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको हम सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित लोग बोलते हैं। इसलिए अगर इन सब में से कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो मास्क लगा के प्रॉपर एकदम कवर करके नाक को काम करें, ठीक है। एक ऐसे ही बच्चा, एलर्जी हो जाती है, आपने देखा होगा दिवाली वाले के समय क्या करते हैं, दिवाली वाले के समय हम डस्ट करते हैं, है ना, डस्टिंग करते हैं तो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। आप अगर मुंह, हमारी मम्मियों को देखा आपने, ऐसे मुंह और नाक बंद करके करती हैं, कपड़ा बांध देती हैं, चुन्नी बांध लेती हैं। अब आजकल तो मास्क आगे, पहले कहां मास्क बास्क कोई जानता था। तो अगर वो कपड़ा ना बांध के आप सफाई वफाई कर लो तो छोटे मोटे जो धूल होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो आपके नाक से जाएंगे और जाके आपके फेफड़ों में, आपके सबसे पहले नाक में जाएंगे, तो नाक में ऐसे झंझनाहट सी होगी, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, आपको एलर्जी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो आप भैया प्योर अच्छी एयर लो, उस एयर में पॉल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए, उस एयर में धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना, उसमें कोई कॉटन या कोई कोल के कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो ये 9 डिजीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये सारी बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, ठीक है। पहला ये, दूसरा हाइपोपनिया, तीसरा हाइपरपनिया, अनोक्सिया क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस और हे फीवर बहुत बार पूछा जाता है, सिलिकोसिस, और ऐसे ही व्हाइट फेफड़े कब हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल फेफड़ों का जो कलर होता है वो पिंक यानी कि गुलाबी कलर का होता है। अब गुलाबी से व्हाइट पड़ जाए, गुलाबी से, अच्छा जो लोग, एक बच्चा पूछ रहा है स्मोकिंग करने से ब्राउन होते हैं फेफड़े, क्योंकि जो स्मोक, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इनके अंदर जो टार होता है ना बेटा, वो टार ब्राउन कलर का होता है ना। आपने देखा होगा कि ये मूवीज जब देखने जाते हैं तो थिएटर में चलाते हैं ना, इतना टार आपको बीमार करने के लिए काफी है, तो ये वही टार होता है, वो फेफड़ों में जाके जम जाता है। तो इसी के साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों कंप्लीट होता है। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको इस चैप्टर में, क्या होता है रेस्पिरेशन, कितने टाइप से रेस्पिरेशन होता है, किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोली क्या होती है, एल्वोली में कैसे कैसे आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से गैस एक्सचेंज होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी मैंने। अब आज देख रहे हो मेरे को पसीना कितना आ रहा है, लाइट नहीं है, इतनी बारिश हो रही है ना। आज तो हमारी मम्मी का फोन आया, हमारा जयपुर में जहाँ घर है उससे सिर्फ 100 मीटर दूर बिजली गिर गई। आजकल बिजली गिरने वाला बहुत हो रहा है ना, आपने देखा होगा, बहुत बिजली गिर गई। मैंने कहा मम्मी आप बताओ, आपको कैसे पता लगा बिजली गिर गई। मम्मी कह रही हम पुराने जमाने के आदमी, हमने बहुत बार देखा बिजली गिरते हुए। बिजली जब गिरती है तो जब वापस उठती है ना तो ऐसे करंट सा जाता है, तो गिरती है जब बिजली नहीं दिखती है, उठ के वापस जाती है तो बिजली दिखती है। तो इतनी ज्यादा आजकल बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से मेरी क्लास अभी इन्वर्टर से हो रही है, लाइट नहीं है, लाइट है नहीं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं तो मैं आज एनिमल किंगडम स्टार्ट ही कर देती आपका, ठीक है। तो आज है 14 अगस्त, कल है 15 अगस्त, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, कल हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। अंकिता बेटा मैं प्रैक्टिस ना यूट्यूब पे करवाती हूँ, प्रैक्टिस आप यूट्यूब से क्लासेस देख सकते हैं। इतने पसीने में भी क्लास कैसे करिए वो मैं ही जानती हूँ, है ना, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। बहुत टफ चैप्टर लगेगा आपको, आप कहोगे अरे मैम कैसा चैप्टर है, लेकिन बेटा ऐसा चैप्टर है जिससे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको स्पेलिंग गलत लिख रहे हो राहुल बेटा, आप सही लाओ स्पेलिंग, पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। अंकित इसके बात करेंगे बेटा, हाँ जय हिंद बेटा, वंदे भारत, वंदे वंदे मातरम, तुम वंदे भारत लिख रहे हो, मैंने वंदे भारत पढ़ लिया।